अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज़ की चौथी और आखिरी वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू बैलेंस शीट। स्टूडेंट, इसमें आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम में जो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, आपके एग्जाम में जो बैलेंस शीट से रिलेटेड स्टफ है उसमें बैलेंस शीट आपके पास पेपर में 2010 और 23 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 1 या 2 बार आई है। बैलेंस शीट ज़्यादा टेस्टेड नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ टेस्ट किए गए हैं। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी कोई तादाद 7 से 8 एमसीक्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ वर्डिंग में आपसे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, आप अपनी स्टडीज़ में बैलेंस शीट को पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें हम अपने बकायाजात, अपने बिजनेस के बकायाजात को शो करते हैं, यानी कि हम अपने एसेट्स को शो करते हैं, अपने कैपिटल को शो करते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। ये 3 चीज़ें बैलेंस शीट में शो होती हैं। और बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, हमने पढ़ी है कि एक एसेट साइड होती है और एक इक्विटीज़ की साइड होती है। एसेट साइड पे हम सारे एसेट्स को रिपोर्ट करते हैं और इक्विटी साइड्स पे हम अपनी लायबिलिटीज़ और कैपिटल को शो करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपके माइंड में होगी। तो अब इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसे हम अपने एमसीक्यू से रिलेट करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये अगर आप गौर करें तो ये आपकी बैलेंस शीट ही है, ये आपकी बैलेंस शीट ही है। और इस बैलेंस शीट में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं उसमें पैसा कुछ मालिक का लगा होता है और कुछ लायबिलिटीज़ होती है। बेसिकली बैलेंस शीट हमें क्या शो कर रही होती है? बैलेंस शीट हमें ये बता रही होती है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उसमें कुछ पैसा मालिक का लगा हुआ है और कुछ पैसा उधार है, यानी कि कुछ लायबिलिटीज़ है। तो अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर रखूं तो एग्जांपल लेते हैं कि एक बिजनेस अगर ये कहे कि मेरे पास टोटल एसेट्स है 100 रुपीज़ के, यानी कि मेरे पास टोटल एसेट्स 100 रुपीज़ के हैं, जिसमें कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट ये सब मिला के ऑल टुगेदर 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं। तो उस बंदे से ये पूछा जाएगा कि जो आपके पास 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं इसके लिए फंडिंग कहाँ से हुई, इसके लिए पैसा कहाँ से आया, आप ये 100 रुपीज़ के एसेट कहाँ से लेकर आए? तो उसका आंसर ये हो सकता है कि जो 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं इसमें 80 रुपीज़ मेरे लगे हुए, यानी कि 80 रुपीज़ का मेरा कैपिटल है, 80 रुपये मेरे अपने लगे हुए। अच्छा, फिर पूछा जाएगा बाकी 20 रुपये, तो कहा जाएगा कि भाई बाकी जो 20 रुपये हैं वो मेरी लायबिलिटीज़ हैं, वो उधार है, यानी कि मैंने 20 रुपीज़ के एसेट्स उधार लेकर बनाए हैं। दोबारा समझिएगा, मेरे पास जो 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं उसमें 80 रुपीज़ मेरे लगे हुए हैं, यानी कि वो मेरा कैपिटल है, वो मेरी मलकियत है, और बाकी 20 रुपीज़ इन एसेट्स में जो लगे हुए हैं वो मैंने उधार लेकर लगाए। ठीक, तो क्या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 100 रुपीज़ के एसेट्स में मालिक के कितने लगे हुए हैं, मालिक के कितने पैसे लगे हुए हैं 100 रुपीज़ के एसेट्स में, जबकि मालिक ये कह रहे हैं कि 20 रुपीज़ का मेरा उधार है, लोन है, लायबिलिटीज़ हैं, तो आप ये कहेंगे कि 100 रुपीज़ के एसेट्स में अगर 20 रुपीज़ का उधार है तो मालिक के 80 रुपीज़ लगे हुए। तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं और इस फार्मूले को यूँ समझ सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मालिक के कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, तो हमें बिजनेस के टोटल एसेट्स में से बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज को क्या कर लेना चाहिए? माइनस कर लेना चाहिए। तो हमें मालिक के पैसे, मालिक की मलकियत पता चल जाएगी, यानी कि 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये 80 रुपीज़ क्या हुआ? कैपिटल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टूडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि कैपिटल बेसिकली मलकियत को जाहिर करता है। कैपिटल बेसिकली किसको जाहिर करता है? मलकियत को, मालिक को, ओनर को जाहिर करता है। और आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई मालिक नहीं होता, तो वहाँ कैपिटल की जगह एक टर्म यूज होती है जैसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा शुदा, टोटल। फंड का मतलब है वो पैसा जिससे किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया, उसमें पैसा लगाया। तो हमारे चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल के कॉन्सेप्ट को, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को क्या नाम दिया जाएगा? एक्यूमुलेटेड फंड, या इसे एक्यूमुलेटेड फंड कहेंगे या फिर इसे जर्नल फंड कहेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल का नाम, कैपिटल का वर्ड नहीं दिया जाता। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को और देखते हैं कि हमारे एग्जाम में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए हैं वो किस तरह से। तो स्टूडेंट, अगर मैं पहला एमसीक्यूज पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज। लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो हमने बुक्स रखी हुई हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो कह रहा है कि उसे हम बैलेंस शीट में किसके तौर पर शो करेंगे? इन बैलेंस शीट
आया कि करंट लायबिलिटी के तौर पर शो करेंगे? नहीं, बुक्स तो हमारी लायबिलिटीज नहीं होती। क्या हमें फिक्स लायबिलिटीज के तौर पर शो करेंगे? नहीं। क्या हम इसे करंट एसेट के तौर पर शो करेंगे? नहीं। इसे नॉर्मली शो किया जाता है फिक्स लायबिलिटी फिक्स एसेट के तौर पर, क्योंकि ये एसेट्स लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये एसेट्स लॉन्ग टर्म चलते हैं। लाइब्रेरी में एक दो बुक्स ले लीजिए, वो मोर देन 1 ईयर तो चलती हैं, तो आपने इसे फिक्स एसेट के तौर पर लेना होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि टोटल एसेट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर 5,40,000। उसके टोटल एसेट 5,40,000 के, वाइल जबकि इट्स टोटल लायबिलिटीज आर अमाउंटेड टू ₹1,80,000, यानी कि इसकी टोटल लायबिलिटीज हैं 1,80,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड, यानी कि कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कैपिटल का वर्ड हम यूज नहीं करते, हम एक्यूमुलेटेड फंड का वर्ड यूज करते हैं। तो जरा अगर प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो हमने एक बात यहाँ पर पढ़ ली थी कि हमारे जो एसेट्स हैं, अगर हम उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल आएगा, और कैपिटल को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम देते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। तो इसका मतलब हुआ कि एक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू, कैपिटल की जगह मैं लिख लूं एक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इन एसेट्स में से 540 में से इन लायबिलिटीज को 180 को माइनस करना होगा। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा एक्यूमुलेटेड फंड। आई थिंक 540 में से अगर हम 180 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 360। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 360। तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड फंड होगा, ठीक, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड। नेक्स्ट, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटेड फंड मींस, देखिए वही बात आ गई, एक्यूमुलेटेड फंड को क्या कहा जाता है? क्या इसे इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो प्रॉफिट कमाना होता है। तो बंदा इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेगा जब वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। कैपिटल फंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि कैपिटल जाहिर करता है मलकियत को। पैटी कैश फंड आपको पता है, छोटे मोटे अखराजात के लिए हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, छोटे मोटे खर्चों के लिए हम पैटी कैश फंड बनाते थे। हाँ, जर्नल फंड कहा जाता है इसे, तो इसके लिए बेस्ट जो सूटेबल टर्म है वो है जर्नल फंड, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्यूमुलेटेड फंड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट है, ये ऑल्टरनेट है, ये नेमुल बदल है। किसका? ये नेमुल बदल है जी कैपिटल का। हम कैपिटल की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। कहाँ? इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज थोड़ा डबल इसमें कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जा रहे हैं, सुनिएगा। कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, हमने खेलों का सामान खरीदा बाय स्पोर्ट्स क्लब, एक स्पोर्ट्स क्लब अपना खेलों का सामान खरीदा, शुड बी शोन इन, उसे कैसे शो किया जाएगा? इन इट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन रिसीट साइड। क्या हम उसको रिसीट साइड पे शो करेंगे? क्या हम उसको रिसीविंग के तौर पर लेंगे? नहीं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो पेमेंट होती है, और पेमेंट होने का मतलब है कि पैसा हमारे पास से जाता है, पैसा आता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड में कह रहे हैं क्या हम इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑन पेमेंट साइड शो करेंगे? बिल्कुल, हम इसको पेमेंट साइड पे शो कर सकते हैं, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। अच्छा, थर्ड, क्या हम इसको एज अ लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में? बिल्कुल भी नहीं, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर शो नहीं होगा। क्या ये बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो हो सकता है? बिल्कुल, ये बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो हो सकता है और करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो एक तो रिसीट एंड पेमेंट की अकाउंट की पेमेंट साइड पे आएंगे, और सेकंड हम इनको बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो है वो 2 and 4। तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 आपके पास कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 and 4 हमारे पास आ रहा है जनाब ये दिस वन, सी। तो आपने सी को सिलेक्ट करना है, इसमें ऑप्शन सी आपका ठीक है, यानी कि एक तो ये रिसीट एंड पेमेंट साइड पे आएगा, और सेकंड ये बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर ट्रीट होगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशन। स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड आपके पास आया हुआ है, स्पेसिफिक डोनेशन, मखसूस डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। याद रखिएगा, स्पेशल डोनेशन का मतलब ये होता है कि बड़ी अमाउंट, कोई बड़ा डोनेशन आपको जो मिला है ये वंस इन अ वाइल मिलता है, कभी कभार आपको मिलता है। ये नॉर्मली डोनेशन, ऐसा डोनेशन आपको नॉर्मली मतलब हर साल नहीं मिलता, हर 2 सालों में नहीं मिलता, कभी कभार 10 सालों में एक बार, 20 साल में एक बार कोई बड़ा डोनेशन मिल जाता है, उसे कहा जाता है स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। यानी कि किसी ने बहुत बड़ी ज़मीन आपको दे दी, बहुत बड़ी अमाउंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, बहुत बड़े इक्विपमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसे कहा जाता है स्पेशल डोनेशन। और याद रखिएगा, स्पेशल डोनेशन हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। स्पेशल डोनेशन को आप हमेशा बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं, तो ये बैलेंस शीट आइटम है, तो उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कॉल्ड। जी, वही बात आ गई, एसेट माइनस लायबिलिटीज को अगर हम लेते हैं तो बेसिकली ये फार्मूला है कैपिटल का, लेकिन हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्यूमुलेटेड फंड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। कैपिटल का वर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता। ठीक है जी, लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, द अकाउंट थ्रू विच, एक ऐसा अकाउंट जिसके जरिए अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन असर्टेन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन असर्टेन करती है। असर्टेन का मतलब होता है मालूम करना, फाइंड आउट करना। इट्स सरप्लस और डेफिसिट, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं? नहीं। क्या हम उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं? नहीं। इनकम स्टेटमेंट तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं? बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट एक ही चीज होती है। बैलेंस शीट की टर्म एक बड़े दायरे में यूज की जाती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की टर्म बेसिकली एक छोटे दायरे में, जहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, वहां पर ये टर्म यूज की जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये आपको पता ही है कि हमने हमेशा सरप्लस या डेफिसिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू ही कैलकुलेट किया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली ये एमसीक्यूज ऊपर रह गया था तो मैंने नीचे बैलेंस शीट के उसमें सेलेक्ट कर लिया, हालांकि इसको ऊपर नॉन प्रॉफिट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होना चाहिए था। तो चलें, यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आए होंगे। इन एमसीक्यूज के बारे से कोई भी क्यूरी आपके माइंड में, कोई बात आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ और फिर नई चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।